बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा विश्वविद्यालय के आपका माइक खराब है। हाँ यार, ये बार बार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सभी शिक्षकगण, विभाग की अध्यक्ष और प्रिय विपिन तिवारी और विद्यार्थियों, आज मेरे लिए भी यह विशेष है कि आप लोगों के साथ मुझे प्रेमचंद पर कुछ कहना सुनना है। आप लोगों की यदि कोई जिज्ञासा हुई तो उस पर भी विचार करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद के बिना हिंदी साहित्य पर कोई बातचीत संभव नहीं है। सिर्फ कहानी, सिर्फ उपन्यास की बात नहीं है। अगर संपूर्णता में हम हिंदी साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद के बिना बात नहीं होगी। और इसको अगर आप और सुदृढ़ तरीके से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद के बिना भारतीय साहित्य पर कोई बातचीत संभव नहीं है। जो 20वीं शताब्दी का भारतीय साहित्य है, जो शताब्दी पीछे बीत गई है, उसमें भारत में जो बड़े सर्जक हुए, बड़े रचनाकार हुए, जिन्होंने भारतीय साहित्य की दिशा बदली, उसे नई ऊंचाइयां दी, प्रेमचंद उनमें से एक हैं। इसलिए प्रेमचंद पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद पर बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद बहुत स्पष्ट थे अपने बिल्कुल आरंभ से ही अपने लेखन में कि साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं है। साहित्य अनिवार्य रूप से एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिघटना है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार है, और वह चेतना को अग्रगामी बनाने वाला, कह सकते हैं कि औजार है। अगर बहुत लोकप्रिय शब्दावली में, बहुत जनसाधारण में चलने वाली शब्दावली में कहें तो साहित्य ही वह मार्ग है, साहित्य ही वह रास्ता है जिसके माध्यम से हम सब अपनी चेतना को अग्रगामी बनाते हैं, अपनी चेतना को धार देते हैं, उसे पुनर्नवा करते हैं। प्रतिदिन अगर आप श्रेष्ठ साहित्य पढ़ती हैं तो आप देखें कि आप में लगातार परिवर्तन होता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि यदि आपने कोई अच्छी कहानी पढ़ी है, अच्छी कविता पढ़ी है, तो उस कहानी या कविता को पढ़ने से ठीक पहले आप जो थी, कहानी कविता पढ़ने के बाद आप वही नहीं रह जाते हैं। आपकी कैथारसिस हो जाती है, आपका विरेचन हो जाता है और बहुत कुछ आपके भीतर बदल जाता है। तो आज हम लोग महान प्रेमचंद पर बात कर रहे हैं, जिनके साहित्य से करोड़ों लोगों का विरेचन हुआ है, करोड़ों लोगों की कैथारसिस हुई है, और आज भी समाजशास्त्रियों के लिए 1901 से लेकर 1936 तक के भारतीय समाज, विशेषकर हिंदी समाज को समझने के लिए सबसे विश्वसनीय सामग्री प्रेमचंद का कथा साहित्य है। तो ऐसे प्रेमचंद के साहित्य में किसान और दलित प्रसंग किस प्रकार आए, क्योंकि ये दोनों प्रसंग ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि हमारी पूरी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना से जुड़े हुए प्रश्न हैं, किसान भी और दलित भी। तो प्रेमचंद किस तरह इसको देख रहे थे, प्रेमचंद किस तरह इन पर विचार कर रहे थे, यदि हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, इसको नहीं जान पाएंगे, तो हम लोगों को शायद प्रेमचंद को समझने में असुविधा होगी, नहीं समझ पाएंगे। हम सब प्रेमचंद को बचपन से पढ़ते हैं, कोई ना कोई कहानी प्रेमचंद की आप अपनी स्कूल के दिनों की कक्षाओं में जरूर पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप बड़ी कक्षाओं में आते हैं और उन्हीं कहानियों को दोबारा पढ़ते हैं, उसी ईदगाह को, उसी पंच परमेश्वर को, उसी नमक का दरोगा को, तो आपको लगता है कि यह कहानी उतनी ही तो नहीं थी जितनी हमने
12वीं में, 11वीं में, 10वीं में, 9वीं में, 8वीं या 7वीं में पढ़ ली थी और जितना समझा था। यही चीज ठीक किसान जीवन से, या पूस की रात जैसी कहानी है किसान जीवन की, उसको भी आपने पढ़ा होगा। आज हम इन तमाम प्रसंगों पर बात करेंगे कि किस तरह प्रेमचंद इन चीजों को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करें इन दोनों विषयों को सामने रख करके कि प्रेमचंद दलित जीवन को, दलित समाज को किस प्रकार देख रहे थे अपने साहित्य में और किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहे थे अपने साहित्य में, हम लोग यहीं से अपनी बातचीत शुरू करते हैं दलित प्रसंग और दलित जीवन को लेकर के। आप सब जो लोग थोड़ा हिंदी आलोचना से परिचित हैं, जो लोग हिंदी आलोचना पढ़ते हैं या लिखते भी हैं, विद्यार्थियों को मैं संबोधित कर रहा हूं, तो वे सब जानते हैं इस बात को कि पिछले लगभग 30 वर्षों से प्रेमचंद के साहित्य में जो दलित जीवन है, जो दलित प्रसंग है, उसको लेकर बहस होती रही है। जो दलित रचनाकार हैं, विमर्शकार हैं, वे लोग प्रेमचंद को पढ़ते रहे हैं, प्रेमचंद को सराहते भी रहे हैं और प्रेमचंद से अपनी असहमति भी व्यक्त करते रहे हैं। जहां तक मुझे याद आता है कि आरंभिक रूप से प्रेमचंद पर जो विचार करने की प्रक्रिया शुरू हुई, उनमें जो लोग आगे आए हिंदी में, ओम प्रकाश वाल्मीकि उनमें प्रमुख थे और कफन कहानी पर उन्होंने विचार किया था। और कफन कहानी पर उन्होंने जिस तरह विचार किया था, वह एक तरह से दलित विमर्शकारों के बीच मील के पत्थर की तरह हो गया। लोग उसी पर विचार करते रहे, देखते रहे, और ये अगर मैं ठीक ठीक याद करता हूं तो 1995 के आसपास यह लेख आया था और समकालीन जनमत में प्रकाशित हुआ था। हम इस पर बाद में बात करेंगे, मैं संदर्भ बस आपको ये बता रहा था कि ये चीज शुरू हुई। प्रेमचंद को लेकर के 1990 के बाद के समय में एक बड़ी घटना यह थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक बड़ी संगोष्ठी हुई थी प्रेमचंद और दलित विमर्श को लेकर, दलित साहित्य के संदर्भ में, और उसमें प्रोफेसर नामवर सिंह से लेकर के उस दौर के लगभग सभी प्रमुख दलित विमर्शकार, दलित चिंतक उपस्थित थे जो हिंदी में काम कर रहे थे। वो सब लोग वहां उपस्थित थे। वो पुस्तकाकार भी प्रकाशित है और वहां पर बहुत गहमा गहमी रही और पहली बार ये लगा तमाम सहमतियों असहमतियों के बीच कि प्रेमचंद के बिना आप जो भी समकालीन विमर्श आए हैं हाल फिलहाल के, प्रमुख तौर पर स्त्री किसान को ले लीजिए या स्त्री विमर्श को ले लीजिए या दलित विमर्श को ले लीजिए, तो प्रेमचंद के बिना उस पर बातचीत संभव नहीं है। बहुत सलीके से गहमा गहमी रही, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए उस संगोष्ठी में। मित्रों, इन सबको इसलिए ये बातें प्रसंग बस मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ संदर्भ भी जानना चाहिए कि किस तरह से ये चीजें हमारे पास आई हैं। लेकिन होता यह रहा है कि प्रेमचंद के साहित्य में दलित संदर्भों को ढूंढते हुए लोग उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों की व्याख्या अपने अपने ढंग से कर लेते हैं, लेकिन उनके वैचारिक साहित्य की ओर नहीं जाते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेमचंद ने कहानियों और उपन्यासों और नाटकों के अलावा हजारों पृष्ठ में वैचारिक लेखन भी किया है। विविध प्रसंग नाम से 3 खंडों में वो संकलित है। अन्य लोगों ने भी अलग अलग नामों से उसे संकलित और संपादित किया है। आप में कुछ लोगों ने शायद प्रेमचंद के उन विचारों को पढ़ा होगा, देखा होगा। तो यदि आप प्रेमचंद के उन विचारों को सामने रख लें तो बहुत सारी जो कह सकते हैं मुश्किलें हैं वो आसान हो जाती हैं। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रेमचंद दलित समाज को ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे थे या वो अपना बहुत
स्पष्ट स्नेह नहीं दे पा रहे थे, वे लोग परिचित नहीं हैं प्रेमचंद के वैचारिक गद्य से, जबकि वो उपलब्ध है। मेरा ये मानना है कि किसी भी ऐसे सर्जक की रचना से गुजरते हुए, किसी भी ऐसे बड़े कथाकार या कवि की रचना से गुजरते हुए, बड़े कलाकार की रचना से गुजरते हुए, जिसने अपना मतलब एक तरह से उस भाषा में एक बड़ा योगदान किया हो, बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर आप कफन पढ़ते हुए, आप दूध का दाम पढ़ते हुए, आप कोई भी कहानी प्रेमचंद की पढ़ते हुए, ठाकुर का कुआं पढ़ते हुए, सदगति पढ़ते हुए बहुत जल्दी में निर्णय ले लेंगे तो शायद गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रेमचंद जब लगातार, ये वही समय है कि 1930 के बाद के समय में, जो प्रेमचंद के पास 5-6 वर्ष का समय है, बल्कि मैं इसको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, 1900 रंगभूमि के लेखन के साथ साथ प्रेमचंद में काफी परिवर्तन आने लगता है। यह नहीं भूलना चाहिए, जिसे लोग कम याद करते हैं। लोग बार बार प्रेमचंद को सामने रखकर महात्मा गांधी को और डॉक्टर अंबेडकर को सामने रख देते हैं और ये बताने लगते हैं कि प्रेमचंद गांधी जी की ओर झुके हुए व्यक्ति थे, बाबा साहेब की ओर उस तरह नहीं झुके हुए थे। वे लोग शायद नहीं जानते हैं कि उस दौर में हंस में, जो कि साहित्य की पत्रिका थी, उसके मुखपृष्ठ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर प्रकाशित की थी और उसके नीचे जो कैप्शन लगाया था, जो शीर्षक लगाया था, उसमें उन्हें दुनिया के महानतम लोगों में से एक बताया था। और ये उसी दौर की बात है जब लगातार गांधी जी में और डॉक्टर अंबेडकर में बहस हो रही थी, चल रही थी। तो प्रेमचंद भारतीय समाज को समझते थे, भारतीय समाज के हित को समझते थे, इसलिए वे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महत्व को भी समझते थे। और याद रखिए मित्रों कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों के विचारों से सत्व ग्रहण करके ही नए भारत का निर्माण संभव है। इसे प्रेमचंद ने आजादी से पहले के समय में ही, 1936 से पहले के समय में ही समझ लिया था और जान लिया था। हम लोगों ने बहुत विलंब कर दिया, इसे जानने में बहुत विलंब कर दिया। तो प्रेमचंद के बारे में यह सोच लेना कि वो किसी खास विचारधारा से ही प्रभावित थे, प्रेमचंद के साथ अन्याय करना है। प्रेमचंद उस समय भारत में और भारत के बाहर जो भी अग्रगामी विचार थे, जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव श्रमशील जनता के पक्ष में करने के पक्षधर विचार थे, उन सब से सत्व ग्रहण किया उन्होंने। वह मार्क्सवाद हो, वह गांधीवाद हो, वह अंबेडकर जी के विचार हों, सबसे उन्होंने ग्रहण किया। आज की तरह इंटरनेट का दौर नहीं था, आज की तरह अखबार सहजता से उपलब्ध नहीं थे, लेकिन प्रेमचंद लगातार दुनिया में हो रहे बदलावों पर निगाह रखे हुए थे। अभी जब मैं किसानों के संदर्भ में बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेमाश्रम वो लिख रहे हैं 1918 के आसपास के समय में, और उस समय बुल्गारिया में हो रहे किसान आंदोलन की खबर है उनको, उसका संदर्भ लेते हैं वो उसमें। अभी हम चूंकि दलित प्रसंग पर बात कर रहे हैं तो हम लोग अपने को इधर ही केंद्रित करेंगे। तो प्रेमचंद सबसे ग्रहण करते हैं। जहां भी किसानों, मजदूरों, वंचितों के पक्ष में लड़ाइयां हो रही थीं, उनके आंदोलन हो रहे थे, प्रेमचंद अपने लेखन में उन सब की नोटिस लेते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। लगातार मैं आपको प्रेमचंद की कुछ बातें, प्रेमचंद के सीधे कुछ विचार बताता हूं कि जो प्रेमचंद अपने निबंधों में लिख रहे थे। और मित्रों, कहानी में पात्र के माध्यम से कही गई बातों की व्याख्या हम अपने अपने ढंग से कर सकते हैं, लेकिन जब कोई सर्जक, जब कोई चिंतक सीधे सीधे अपने विचारों में, अपनी चीजों में सामने आता है हमारे पास और वो कहता है कि ये अपने लेखों में कोई बात कहता है, तो उसका मतलब अलग होता है। 26 सितंबर 1932 को प्रेमचंद
अपने एक लेख हमारा कर्तव्य में कहते हैं कि हमारा कर्तव्य तभी पूरा होगा जब हम देश के वर्तमान अछूतपन को जड़ मूल से नष्ट कर देंगे। अब कहीं कोई दुविधा नहीं है प्रेमचंद के मन में, कहीं कोई दुविधा नहीं है। ये वही प्रेमचंद है जो कहते हैं कि भारतीय समाज की उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक हम जाति व्यवस्था को समूल नष्ट नहीं कर देते हैं। ऐसे प्रेमचंद को सामने रखकर कफन जैसी कहानी, दूध का दाम जैसी कहानी, सदगत जैसी कहानी की व्याख्या होनी चाहिए। ठाकुर का कुआं की प्रशंसा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी की है और अन्य दलित चिंतकों और विमर्शकारों ने भी की है उस कहानी की। अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करेंगे उनकी। तो प्रेमचंद बहुत स्पष्ट हैं, बहुत स्पष्ट हैं प्रेमचंद। जैसा मैंने कहा कि ये जो बाद के 6 वर्ष हैं उनमें तो प्रेमचंद लगातार दलित समाज और स्त्री समाज के समक्ष उपस्थित संकटों पर विचार करते हैं और अपनी बात रखते हैं। ये वही प्रेमचंद हैं जो रंगभूमि में सूरदास जैसा महान चरित्र खड़ा करते हैं। खुद प्रेमचंद सूरदास जैसा कोई दूसरा बड़ा चरित्र नहीं बना पाए। ये वही प्रेमचंद हैं। और याद रखिए कि सूरदास दलित समाज से आते हैं, जो पात्र हैं रंगभूमि के वो दलित समाज से आते हैं। और वैसा साहस प्रेमचंद के किसी दूसरे पात्र में तो नहीं है। साम्राज्यवाद भी हिल गया उस व्यक्ति के सामने। ये वही प्रेमचंद हैं जो गबन जैसे उपन्यास में, जिसकी व्याख्या बहुत दिनों तक एक स्त्री के गहना प्रेम को केंद्र में रखकर होती रही, उस गबन में देवी दिन खटिक जैसे एक पात्र का सृजन करते हैं जिसके 2 पुत्र हैं और दोनों स्वाधीनता की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। उस देवी दिन का चित्रण करते हैं और देवी दिन के प्रश्न सामने आते हैं। अभी मैं उन प्रश्नों पर भी बात करूंगा। तो कभी भी प्रेमचंद पर विचार करते हुए यदि आप टुकड़े टुकड़े में विचार करेंगे, एक हिस्सा देखेंगे और दूसरा हिस्सा नहीं देखेंगे, तो अन्याय कर देंगे प्रेमचंद के बारे में आप। मंदिर प्रवेश का प्रसंग है। सब लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने इसको केंद्र में रखकर एक कहानी भी लिखी थी, मंदिर शीर्षक कहानी लिखी थी। सुखिया नाम की चरित्र हैं उसमें, दलित समाज से आने वाली एक स्त्री कहानी के केंद्र में है। मंदिर प्रवेश पर जब बात होनी चाहिए तो तमाम लोग इसको सिर्फ इससे जोड़ लेते हैं कि ये गांधी जी का प्रभाव था। नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर भी आरंभिक रूप से मंदिर प्रवेश की बात करते हैं। उसके बाद बहुत जल्द वो वहां से हट जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि मंदिर प्रवेश से ज्यादा जरूरी और कई चीजें दलित समाज के लिए हैं। गांधी जी बहुत बाद तक यह करते रहे हैं। और जब गांधी जी यह कर रहे थे या प्रेमचंद जब यह लिख रहे थे तो इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि यह कोई पिछड़ापन कर रहे थे। मित्रों, नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय समाज धर्म केंद्रित समाज रहा है। यहां धर्म का गहरा प्रभाव रहा है और है। ऐसे समाज में यदि कैथारसिस करने की प्रक्रिया को शुरू करना है, यदि ऊंच नीच के भेद को मिटाना है, यदि जाति की जो श्रेष्ठता ग्रंथि है उसको समाप्त करना है और किसी के भीतर से सदियों से भरी गई लघुता ग्रंथि को समाप्त करना है, तो जरूरी है कि ऐसे तमाम चीजों को केंद्र में लाया जाए। और प्रेमचंद इसलिए मंदिर प्रवेश की बात करते हैं कि मंदिर को किसी एक वर्ग तक सीमित न रखा जाए। यदि धर्म है और धर्म में किसी का विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है, तो वह किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, हुई हो, उसे हक है मंदिर में जाने का और आप रोक नहीं सकते। आप ईश्वर के पहरेदार कैसे हो सकते हैं? ये प्रेमचंद हैं जो सवाल करते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि उस समय में जब तमाम तरह की कूपमंडूकताएं भरी पड़ी थीं, प्रेमचंद खुले सवाल करते हैं उन लोगों से जिनके हाथ में शक्ति थी, जिनके हाथ में सत्ता थी, जो लोग समाज को अनुशासित कर रहे थे।
तो प्रेमचंद को इस तरह याद करने की जरूरत है कि वो कैसे सोचते हैं। हाँ? वो कहते हैं कि प्रसंग आता है कि लगातार कालाराम मंदिर प्रसंग, जो प्रवेश का प्रसंग है, उसे नहीं भूलना चाहिए और इसे सिर्फ गांधी जी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और यह भी विचार करना चाहिए, जो मैंने आपसे अभी निवेदन किया, कि प्रेमचंद सिर्फ किसी एक विचार के प्रवक्ता नहीं है। तमाम विचारों से वो प्रेरणा ग्रहण करते हैं, सत्व ग्रहण करते हैं और फिर एक नया रसायन तैयार करते हैं, एक नई औषधि तैयार करते हैं और अपने साहित्य के माध्यम से उस औषधि को प्रस्तुत करते हैं, हमारे और आपके सामने लेकर के वो आते हैं। तो इस बात को कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। मंदिर कहानी में चरित्र का नाम सुखिया है। प्रेमचंद के वहां जो नाम है ना, कभी उन पर भी विचार करना चाहिए कि नामों का जो समाजशास्त्र है कि नाम सुखिया है लेकिन जीवन में सिर्फ दुख भरा हुआ है। विडंबनाएं जो हमारे समाज में हैं नाम के साथ जुड़ी हुई, प्रेमचंद इसको पकड़ते हैं और बहुत सूक्ष्म तरीके से उसे हमारे सामने रखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रेमचंद चेतना को अग्रगामी बनाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, उसे मांझने वाले सर्जक, चिंतक और लेखक हैं। तो इसको लेकर के प्रेमचंद, मैं कहानियों और उपन्यासों का संदर्भ, उसके पहले कुछ उनके वैचारिक, वो पहली बार कहते हैं कि शादी विवाह में बराबरी के प्रसंग की बात करते हैं वो अपने निबंधों में, अपने वैचारिक गद्य में, कि यह जो जाति पाति तो तभी मिट पाएगी जब हम शादी विवाह के संदर्भ में बराबरी पर आएंगे। उस दौर में वो छात्रावासों में बराबरी की बात करते हैं। उस दौर में हरिजन छात्रावास खुल रहे थे कि दलित लोगों को वहां रखा जाएगा। प्रेमचंद ने कहा कि जो सामान्य छात्रावास बने हुए हैं, याद करिए मित्रों कि कितनी महत्वपूर्ण बात है ये जो प्रेमचंद कह रहे हैं, कि जो सामान्य छात्रावास बने हुए हैं उनमें बराबरी के भाव से दलित छात्राओं को जगह मिलनी चाहिए। उनको आप अलग क्यों करना चाहते हैं? वो इसी भारत भूमि के लोग हैं और बराबरी का हक है उनका। प्रेमचंद गुलाम भारत में साम्राज्यवाद से भी ये सवाल कर रहे थे और देसी सामंतों से भी ये सवाल कर रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रेमचंद के बिना भारतीय साहित्य पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। वो सिर्फ हिंदी साहित्य को ऊंचाइयां नहीं दे रहे थे, हिंदी साहित्य को ऊंचाई देते हुए वे हमारे भीतर की जो दबी हुई मनुष्यता है उसको ऊंचाई देना चाहते थे, उसको सामने लेकर आना चाहते थे और इसलिए वो लगातार कर रहे थे। प्रेमचंद पहले लेखक हैं, हम सब लोग सरनेम लगाते हैं सब कुछ, लेकिन इस पर विचार किया प्रेमचंद ने और कहा कि इससे जो श्रेष्ठता ग्रंथि जुड़ी हुई है, उससे हमें मुक्त होने की जरूरत है। अगर हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और जब ये सब प्रेमचंद कर रहे थे तो याद रखिए कि प्रेमचंद को लोगों ने छोड़ नहीं दिया। उस दौर की बड़ी पत्रिकाओं में प्रेमचंद के विरुद्ध लेख लिखे गए। श्रीनाथ सिंह और ज्योति प्रसाद निर्मल जैसे लोगों ने प्रेमचंद के विरुद्ध लेखन किया और उन्हें तमाम तरह से लांछित करने की कोशिश की। फिर प्रेमचंद ने जवाब देते हुए लेख लिखे थे कि क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। वो निबंध जरूर पढ़िएगा आप लोग अब उच्च कक्षाओं में हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रेमचंद का कि वो निबंध, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, जरूर पढ़िए। आप आंख खोलने वाले निबंध हैं। वो बताते हैं, मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं हमें, और जैसे ही वो पाठ हम पढ़ लेते हैं, मैंने कहा ना कि आप कोई श्रेष्ठ चीज पढ़िए तो आप वही नहीं रह जाते हैं जो पढ़ने से पहले थे, बदल जाते हैं। बहुत कुछ बदल जाता है हमारे भीतर, बहुत कुछ बदल जाता है। तो ये लगातार प्रेमचंद ये चीजें कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की प्रश्न पर भी वो कहते हैं। और यहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दलित प्रसंग में कि देवीदीन खटिक जो गोदान के पात्र हैं, देवीदीन खटिक सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम सुराज का नाम लेते हो बाबू तो तुम्हारे मन में क्या आता है? पंक्तियां इधर उधर हो सकती हैं। तुम भी मोटर से चलोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, बंगले में रहोगे। अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम खून चूस रहे हो, जब तुम्हारा राज आ जाएगा तो क्या करोगे?
यह प्रेमचंद के मन में संदेह था कि जो आजाद भारत होगा उसमें वंचित समुदायों के लिए, स्त्रियों के लिए कितने अवसर होंगे, कितना अवकाश होगा, क्या जगह होगी उनकी। ये प्रेमचंद सोच रहे थे। उस दौर में भगत सिंह भी ये सोच रहे थे, तमाम लोग सोच रहे थे। और प्रेमचंद ने इसको वाणी दी देवी दिन खटिक के माध्यम से, एक ऐसे दलित पात्र के माध्यम से जो ऐसे नहीं बैठा हुआ है। उसके 2 पुत्र हैं और दोनों शहीद हो गए हैं। जो रमानाथ, जो गोदान का नायक है, जो रास्ता भटक गया है, उसे राह दिखाने का काम करने वाला पात्र है देवी दिन खटिक। राह दिखाता है, वो सब्जी बेचते हैं देवी दिन खटिक। अद्भुत नायकत्व दिया है प्रेमचंद ने देवी दिन खटिक को। बहुत थोड़े से हिस्से में आकर भी उस उपन्यास से जो लोग चेतना में बस जाते हैं, देवी दिन खटिक उनमें से है। और मैंने रंगभूमि का जिक्र किया कि सूरदास जैसा कोई दूसरा पात्र तो प्रेमचंद ही नहीं गढ़ पाए। सूरदास दलित हैं, अंधे हैं, भिखारी हैं, लेकिन जो आत्मबल है उनमें, जो बदलाव की आकांक्षा है उनमें, वह उन्हें महान नायकत्व देती है, महान नायकत्व देती है। और प्रेमचंद पहले हिंदी के लेखक हैं जो ये रेखांकित करते हैं कि स्वाधीनता की वास्तविक ललक वंचित समुदायों में सबसे अधिक है। वो मध्य वर्ग पर प्रश्न खड़ा करते हैं, मध्य वर्ग को प्रश्नांकित करते हैं वो प्रेमचंद, बिना किसी हिचक के, जबकि स्वयं वो मध्य वर्ग से आते थे। वकीलों और प्रोफेसरों को, हम सब प्रोफेसर हैं, वो उन पर सवाल खड़ा करते हैं, वो उनको साथ आते हुए देखते हैं, जहां देखते हैं वहां प्रशंसा भी करते हैं। कर्मभूमि में एक प्रोफेसर के माध्यम से ही वो तमाम दलित संदर्भ लेकर आते हैं, वो शिक्षा का संदर्भ भी लेकर आते हैं वहां पर। और कर्मभूमि हिंदी का पहला उपन्यास है मित्रों, जहां पर प्रेमचंद सचेत करते हैं दलित समुदाय को कि मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह रहे थे। जो लोग यह सोचते हैं कि प्रेमचंद बाबा साहेब की बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उन्हें कर्मभूमि पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रेमचंद पहले लेखक हैं जो रेखांकित करते हैं दलित समुदाय के लिए, क्योंकि उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही थी, बीमारियां पैदा हो रही थी। तो कर्मभूमि में करते हैं शिक्षा की बात, वो कर्मभूमि में उठाते हैं, दलित समुदाय की शिक्षा का प्रश्न उठाते हैं बार बार, क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, वो स्त्रियों के संदर्भ में भी कहते हैं और दलित समुदाय के संदर्भ में भी कहते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए और बराबरी पर यह शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही बदल सकती है समाज को। मनुष्य को तो बदलती ही है, समाज को भी तभी बदलाव मिलता है। ये प्रेमचंद हैं जो ठाकुर का कुआं जैसी कहानी लिखते हैं कि पानी जिस पर प्रकृति ने भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, आजकल बोतलबंद पानी मिलने लगा है, 1930-35 में ऐसा नहीं हो रहा था, हमारे अपने बचपन में नहीं हो रहा था। और अब भी अधिसंख्य जनता बोतलबंद पानी नहीं पीती है, वो सामान्य कुओं से, नल से, तालाबों से मिलने वाले पानी को ही पीती है जनता, और उसका जीवन उस पर चलता है। और प्रकृति ने भी प्रतिबंध नहीं लगाया। उस पानी पर जो प्रकृति की देन है, उस पानी पर भी समाज के ठेकेदारों ने प्रतिबंध लगा दिया। अलग अलग जातियों के कुएं बन गए गांव में। ठाकुर का कुआं अलग है, दलितों का कुआं अलग है, किसी और जाति का कुआं अलग है, किसी और जाति का कुआं अलग है। और दलित समुदाय के लोग नहीं पी सकते उस कुएं से पानी। बहुत मार्मिक कहानी है, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो उस छोटी सी कहानी को जरूर पढ़िए। मैं मानता हूं कि प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष है उसमें, मतलब उसका प्राण तत्व तो है ही है, मतलब उस कहानी की महानता उसके विचारों में, उसकी विषय वस्तु में, उसकी प्राण वस्तु में तो है ही। शिल्प के स्तर पर भी प्रेमचंद अपने चरम पर है वहां पर। छोटी सी कहानी, मत देने वाली कहानी, स्त्रियों का प्रसंग भी उस छोटी सी कहानी में आता है। दलित स्त्रियों के शोषण का संदर्भ भी एक वाक्य में उसमें आ जाता है कि कैसे उनका शोषण होता था।
प्रेमचंद दूध का दाम जैसी कहानी पढ़ी, बहुत मार्मिक कहानी है। दूध का दाम में दलित स्त्री है, वो घर में काम करती है, सवर्ण घर की स्त्री को भी बच्चा पैदा हुआ है और उस स्त्री को दूध नहीं आता है। दलित स्त्री भी अभी कुछ ही दिन पहले उसका प्रसव हुआ है और वो आकर काम कर रही, क्योंकि कोई अवकाश नहीं है उनके जीवन में, वो आराम नहीं कर सकती, हर तरह का अभाव है जीवन में। वह स्त्री अपने बच्चे के हिस्से का दूध, जो दलित स्त्री है, वह सवर्ण स्त्री के बच्चे को पिला देती है। प्रेमचंद उस विडंबना को रेखांकित करते हैं कि उस दलित स्त्री के छुए हुए बर्तन को आप किनारे कर देते हैं, कहते हैं कि छू दिया, अपवित्र मान लेते हैं। वो किसी चीज, अन्य चीज को छू दे तो अपवित्र है, लेकिन उसका दूध जो उसके रक्त से बना हुआ है, उसके भीतर से निकल रहा है, उसको पीकर आपका बेटा तो सवर्ण ही रह गया, उसमें तो परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि जीवन का मामला है तो सब कुछ ठीक है, और उसका अपना बच्चा जो दूध उसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता। विडंबना की और तीक्ष्ण बनाते हैं कि वह उन्हीं के घर की सफाई करते हुए सांप काट लेता है उसको, नाले की सफाई करते हुए, और वो मर जाती है। बच्चा अनाथ हो जाता है और उस बच्चे को, जिसकी मां का दूध पीकर उस घर का बच्चा बड़ा हो रहा था या बच गया, जिसका जीवन बच गया, उसे बाहर जगह मिलती है जहां पर एक कुत्ता भी है, और दोनों जो जूठन पर जीवन जीने का मामला है। ये हमारी जो सामाजिक संरचना की विडंबना है, औपनिवेशिक काल में जो बहुत घृणास्पद व्यवस्था थी, प्रेमचंद उसको रेखांकित कर रहे थे। और जाहिर है कि महान साहित्य यथार्थ को इस तरह रखता है। इसको याद रखिए मित्रों कि महान साहित्य की बड़ी भूमिका यह होती है, जरूरी नहीं कि प्रेमचंद वहां कोई रास्ता बताते, रास्ता तो हमको और आपको निकालना है। प्रेमचंद उस व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा करते हैं जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती, उसे खानों में बांट देती है, उसे श्रेणियों में बांट देती है, उसमें उच्चता और नीचता का निर्धारण करती है। प्रेमचंद उस पूरी व्यवस्था को प्रश्नांकित करते हैं, उस पूरी व्यवस्था को घृणास्पद बताते हैं, और उस कहानी को पढ़ने के बाद हम भीतर तक बदल जाते हैं, प्रभावित होते हैं, हमें घिन आने लगती है ऐसी व्यवस्था से। तो प्रेमचंद सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे, वो हमारा मनोविज्ञान भी बदल रहे थे, हमारा चित्त भी बदल रहे थे। सिर्फ सामाजिक संरचना को बदलना उनका ध्येय नहीं था, हमारी पूरी मानसिक और वैचारिक बनावट को भी बदलना उनकी दृष्टि में था। वो उसको बदलना चाहते थे, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ठाकुर का कुआं जैसी कहानी पढ़ते हुए, दूध का दाम कहानी पढ़ते हुए, सदगति में जब लगातार वह पात्र, दलित पात्र प्रहार करता है उस लकड़ी के टुकड़े पर जो कट नहीं सकता, तो एक तरह से प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि वो जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रहा है जो कट नहीं रही है, लेकिन कटेगी, ऐसा नहीं हो सकता। वहां प्रतिरोध भी दिखाते हैं प्रेमचंद दलित समाज का उस कहानी में, इसको नहीं भूलना चाहिए। गोदान जैसे उपन्यास को जब आप पढ़ते हैं, गोदान जैसे उपन्यास में जो सिलिया और माता दीन का प्रसंग है, वह सिर्फ प्रेम का प्रसंग नहीं है, वह एक साथ स्त्री और दलित का भी प्रसंग है, वह जाति व्यवस्था का भी प्रसंग है। और माता दीन जो एक दलित स्त्री से प्रेम का स्वांग करता है, वो गर्भवती हो जाती है और उसे वो छोड़ देता है, और धनिया जो होरी की पत्नी है, उस उपन्यास के नायक की पत्नी है, वह उसे अपने घर लाती है। याद रखिए मित्रों, मैं बीच में रोक कर कह रहा हूं कि धनिया जैसा भी कोई दूसरा पात्र प्रेमचंद के वहां नहीं है। सूरदास, धनिया, ये दो अविस्मरणीय पात्र हैं प्रेमचंद के साहित्य में। देवी दिन खटिक उसी श्रेणी में आते हैं, और भी बहुत सारे लोग, लेकिन ये तीन तो अविस्मरणीय पात्र हैं। धनिया में जो साहस है वो
किसी और में नहीं दिखाई देता। पूस की रात की मुन्नी का एक तरह से विकास है धनिया के चरित्र में। वो जो तेवर, जो तीक्ष्णता मुन्नी के चरित्र में है, पूस की रात की मुन्नी के, वह बाद में धनिया में दिखाई देता, उसका विकास हुआ है। तो धनिया अपने घर ले आती है सिलिया को, और माता दिन आता है, और माता दिन का अपना मन भी बदलता है। दलित समुदाय के लोग माता दिन को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपने में नहीं मिला सकते, हमको अपने में नहीं मिला सकते, लेकिन हम तुमको अपने में मिला सकते हैं। और जाहिर है कि वो हड्डी उसके मुंह में डालते हैं और कहते हैं कि हमारी ओर। एक और विडंबना की ओर भी प्रेमचंद ने वहां किया है कि किस तरह फिर शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है, वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भी प्रेमचंद दिखाते हैं, और जाति की एक व्याख्या भी दिखाते हैं प्रेमचंद। उस समय के अनुसार है, उसमें शब्द जातिगत आए हैं, लेकिन प्रेमचंद वो कहना चाहते हैं कि सही मनुष्य वही है, श्रेष्ठ मनुष्य वही है, या श्रेष्ठ जाति अगर कहना ही हो तो वही है जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करे। आपकी श्रेष्ठता आप किस जाति में पैदा हुए इससे नहीं तय होगी। आपकी श्रेष्ठता इससे तय होगी कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो श्रेष्ठ की श्रेणी में है या नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आप किसी खास जाति में पैदा होकर लगातार अमानवीय कर्म करें और फिर भी श्रेष्ठ बने रहें। ये हिंदी में प्रेमचंद हैं जो कहते हैं, पहली बार रेखांकित करते हैं, पहली बार। इसको कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये वही समय है मित्रों जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लगातार अपने आंदोलन चला रहे हैं दलित समाज के पक्ष में, भारतीय समाज में बदलाव की आकांक्षा लेकर के। वो आकांक्षा प्रेमचंद के वहां भी प्रतिध्वनित होती है, बल्कि साफ साफ प्रतिध्वनित होती है, कहीं कोई चीज नहीं आती। ये हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम लोग इसको भूल जाएंगे तो शायद बातें बदल जाएंगी। ये सब चीजें रखना चाहिए। आप लोग गोवा में हैं, बगल में महाराष्ट्र है, वहां एक बड़े दलित चिंतक हुए हैं राजा ढाले। राजा ढाले ने प्रेमचंद के लिए बहुत अच्छी बात कही। मराठी के लोगों ने प्रेमचंद को बहुत आत्मीयता से देखा है। और राजा ढाले के उद्धरण से पहले मैं बताऊं कि प्रथम चरण में हिंदी के भी जिन दलित रचनाकारों ने प्रेमचंद को प्रश्नांकित किया, उनमें से बाद में कुछ लोगों ने पुनः प्रेमचंद को पढ़ा और बहुत सारी सकारात्मक चीजें उन्होंने रेखांकित की और माना कि प्रेमचंद के बिना हिंदी साहित्य पर कोई बात नहीं हो सकती। भले ही प्रेमचंद दलित साहित्य के लिए प्रेरणा की चीज ना हो, आदर्श ना हो, लेकिन उनकी प्रेरणा तो कहीं ना कहीं वो बनते हैं। एक आधार तो, प्रेरणा भी ना माने तो कम से कम आधार तो बनते ही हैं। क्योंकि प्रेमचंद पहले हैं, वो चाहते तो सिर्फ किसानों के बारे में लिख करके रह सकते थे, लेकिन प्रेमचंद को लगा कि सिर्फ किसान ही दलित नहीं है, इस समाज में स्त्रियां भी हैं और दलित भी हैं। इनके बिना, इनकी वास्तविक स्वाधीनता के बिना भारत की स्वाधीनता अर्थपूर्ण नहीं होगी। यानी कि औपनिवेशिक आजादी, उपनिवेश से आजादी तो जरूरी है, उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी भी जरूरी है। इसलिए जब प्रेमचंद अपने साहित्य में स्वाधीनता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे बृहत्तर अर्थ में हमें लेना चाहिए। यानी कि उसे किसानों की स्वाधीनता, स्त्रियों की स्वाधीनता, आदिवासियों की स्वाधीनता, मजदूरों की स्वाधीनता, इन सब के अर्थ में लेते हुए अंततः महान भारत की स्वाधीनता के साथ जोड़कर देखना चाहिए। ये सब स्वाधीनता है। प्रेमचंद जब स्वराज कहते हैं तो उस स्वराज में ये सारी स्वाधीनताएं शामिल हैं। सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है, उस स्वराज के ये सभी हिस्से हैं, सभी हिस्से हैं। तभी प्रेमचंद का स्वराज मुकम्मल होता है। देवी दिन खटिक जो स्वप्न देखते हैं वो तभी पूरा होता है। सूरदास जो स्वप्न देखते हैं वो तभी पूरा होता है। हुरी के जीवन की त्रासदी तभी समाप्त होती है जब वो उस स्वाधीनता के अर्थ को हम लेते हैं। गोबर की स्वाधीनता तभी संभव होती है। इन सबको समझने की जरूरत है कि कैसे पूंजीवाद के आने को प्रेमचंद देख रहे थे
वो रंगभूमि में देख रहे थे, गोदान में भी देख रहे थे। राजा ढाले कहते हैं अपने अंत में कि हिंदी साहित्य में भी वह दिन आएगा जब इस तरह के साहित्य का जन्म होगा और वह इस शताब्दी के महान लेखक प्रेमचंद के लिए महान श्रद्धांजलि होगी। राजा ढाले कह रहे हैं। एक बार अर्जुन डांगले जी से मेरी बात हो रही थी, शिमला के एक सेमिनार में हम लोग थे। उन्होंने भी इस बात पर बहुत बल दिया था कि प्रेमचंद के होने से हिंदी साहित्य बदल गया। वे आए तो आज सब कुछ संभव हो रहा है, हिंदी में भी, और भारतीय भाषाओं ने भी उनसे प्रेरणा ली है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके निधन पर जो शोक व्यक्त किया था वह सुनने लायक, जानने लायक है। परिचित, कैसे लोग परिचित थे एक दूसरे से। महान लेखक के रूप में याद किया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रेमचंद को। तो ये सारी चीजें हैं मित्रों, दलित प्रसंग को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। कुछ जो प्रमुख कहानियां दलित जीवन को लेकर के हैं वो चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं विद्यार्थी, और इनको पढ़िएगा दोनों तरफ से। सिर्फ एक आवाज, सौभाग्य के कोणे, मंत्र। मंत्र में 2 मंत्र हैं प्रेमचंद के। वहां एक मंत्र डॉक्टर चड्ढा वाली कहानी है, दूसरी मंत्र जो है वो दलित जीवन से संबंधित कहानी है। कजाकी मंदिर कहानी का जिक्र मैंने किया। आगा पीछा, घास वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, दलित स्त्री के स्वाभिमान की कहानी है, और प्रेमचंद उस औपनिवेशिक काल में उसे रेखांकित कर रहे थे। सदगति मैंने जिक्र किया। राष्ट्र का सेवक, लांछन, ठाकुर का कुआं, महत्वपूर्ण कहानी, मैंने बातचीत की उस पर। दूध का दाम और कफन जैसी कहानियां, ये बहुत प्रमुख कहानियां हैं प्रेमचंद की जो दलित जीवन पर हैं। और जैसा मैंने कहा, कर्मभूमि में, गोदान में, सूरदास यानी रंगभूमि में, इन उपन्यासों में प्रमुखता से दलित जीवन आया है। प्रेमचंद ने रेखांकित किया है इसको। इसे हमें याद रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और जो मैं गोदान का प्रसंग कह रहा था, माता दीन जो परिवर्तित होता है, तो पूरे उपन्यास में माना जाता है कि प्रेमचंद वहां पर कोई हृदय परिवर्तन नहीं कराते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि गोदान में यह एक अकेला हृदय परिवर्तन है जो माता दीन का है, और यह हृदय परिवर्तन भविष्य का जीव द्रव्य है। वो प्रोटोप्लाज्म, मतलब यानी कि फ्यूचर के भारत का प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रेमचंद समझ पा रहे थे कि नए भारत को तो इस बदले हुए माता दीन की तरह होना चाहिए, जिसमें जो जाति के संदर्भ में विचार न करे, स्त्री पुरुष संबंध के मामले में भी और अन्य मामलों में भी। तो इसको हमें देखना होगा, हमें समझना होगा, अन्यथा बात नहीं बनेगी। आइए हम लोग कुछ कहानियों का जो और बात कर लें। स्त्री जीवन को लेकर के, किसान जीवन को लेकर के कुछ बात हम लोग कर लें। बहुत प्रमुखता से प्रेमचंद के वहां किसान जीवन का प्रश्न है, क्योंकि सामान्य तौर पर तो जब हम लोग विद्यार्थी थे तब तक तो यही पूछा जाता था कि जाना जाता था कि प्रेमचंद किसान जीवन के लेखक हैं। लंबे समय तक प्रेमचंद को किसान जीवन के लेखक के रूप में ही पढ़ा और पढ़ाया गया। गोदान को भी किसान जीवन के महाकाव्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया, जबकि वो एक हिस्सा है, उसमें बहुत सारे प्रसंग हैं। स्त्री का प्रसंग है, दलित का प्रसंग है, और बहुत सारे कभी गोदान पर अलग से बात करेंगे हम लोग। अकेला सिर्फ गोदान पर ही लंबी चौड़ी बात हो सकती है। तो वहां पर जब किसान का मामला आता है तो वो एक बहुत बड़ा मामला है। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में तो किसान जीवन लेकर आते ही हैं। याद रखिए, प्रेमचंद जब प्रेमाश्रम लेकर आते हैं तब तक हिंदी में किसानों को लेकर कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं है। और उसके पहले उड़िया में, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, फकीर मोहन सेनापति का उपन्यास है छमाड़ 8 गुंठ, जो किसान जीवन की त्रासदी को समझता है, उसके दुख को समझता है, लेकिन उसमें एक तरह का आदर्शवाद उपस्थित है। प्रेमाश्रम जब प्रेमचंद लेकर के आते हैं तब तक दुनिया भर में किसानों के आंदोलन शुरू हो गए थे। उस उपन्यास में बुल्गारिया का संदर्भ लेते हैं प्रेमचंद। बलराज जैसा एक
चरित्र गढ़ते हैं जो बहुत तेजस्वी चरित्र है। और उस उपन्यास में जमींदारों में ही दो तरह के जमींदारों का मामला, दो सगे भाइयों में एक को खलपात्र की तरह ले जाते हैं और दूसरे को उदार किसान के रूप में चित्रित करते हैं। अपने ढंग से वहां एक विकल्प भी वो सुझाते हैं। मूल चीज यह कहना है मुझे कि प्रेमाश्रम पहला हिंदी का ऐसा उपन्यास है जो किसान समस्या को संपूर्णता में देखने की कोशिश करता है, किसानों के बारे में सोचने समझने की कोशिश करता है। और वो बृहद उपन्यास है, छोटा उपन्यास नहीं है। और यह भी याद रखिए कि उसका जो उर्दू का मूल ड्राफ्ट था, मसौदा था, वह तैयार हो गया था अवध के किसान आंदोलन के चलने से पहले। वो अवध के किसान आंदोलन के बाद का उपन्यास नहीं है, वह उसके पहले का उपन्यास है। यानी कि प्रेमचंद, उसमें जो बलराज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इस तरह के चरित्रों के माध्यम से प्रेमचंद कहीं ना कहीं उस सुगबुगाहट को समझने लगे थे जिसे बाद में बाबा रामचंद्र ने स्वर दिया और अवध का किसान आंदोलन संभव हुआ, महान किसान आंदोलन संभव हुआ, जिससे बहुत सारे बदलाव हुए। कर्मभूमि तक आते आते किसान आंदोलन कुछ हो चुके थे। वहां पर किसानों का जब प्रश्न आता है तब तक किसान आंदोलन संभव हो चुके थे, लेकिन प्रेमाश्रम तक यह नहीं हुआ था। इससे प्रेमचंद की जो विश्व दृष्टि है उसका भी पता चलता है, जो समाज दृष्टि है उसका भी पता चलता है। और यह पता चलता है कि वे भारत की रीढ़ की हड्डी जो किसान हैं, गांव का देश अगर भारत है और उसमें भी किसान केंद्रित अगर इसकी मूल संस्कृति है, तो किसानों को लेकर किस तरह सचेत होना चाहिए यह सिखाते हैं प्रेमचंद प्रेमाश्रम के माध्यम से। जमींदार घर की स्त्रियां जाती हैं, गांव में देखती हैं, और जो दुख का वर्णन किया है प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में, पढ़िए कभी उस उपन्यास को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरीबी है, त्रासदी है, चारों तरफ महामारी फैली हुई है, प्लेग फैला हुआ है, और जमींदार को लगान भी चाहिए उसी समय। यह अमानवीयता जो उस औपनिवेशिक काल में थी, उस सामंती काल में थी, प्रेमचंद पूरे साहस के साथ बिना किसी भय के रेखांकित करते हैं। किसान जीवन को लेकर उन्होंने, मैं पूस की रात का बार बार जिक्र कर रहा हूं, बहुत सारी कहानियां, बलिदान जैसी कहानी लिखी उन्होंने। आजकल हम लोग फैंटेसी की बात करते हैं, अति यथार्थ की बात करते हैं। बलिदान एक ऐसी कहानी है जिसे आप मतलब जब इन सब चीजों का कोई नाम तक नहीं जानता था, उस दौर में प्रेमचंद एक ऐसे चरित्र का सृजन करते हैं जो अपनी मृत्यु के बाद, किसान है वो, और जाहिर है कि अभावों के नाते मर जाता है, अपनी खेती को अपने अनुकूल, अपने मन लायक नहीं कर पाता, तो उसकी आत्मा वहां भटकती है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रेमचंद इस आत्मा वगैरह के चक्कर में पड़ गए। नहीं, प्रेमचंद अपनी कृषि के प्रति, अपनी खेती के प्रति किसान के लगाव को प्रकट करने के लिए इस कहानी को रचते हैं। इस कहानी को उन्होंने रचा, अद्भुत कहानी है, एक बार पढ़िए इस कहानी को। तो बलिदान जैसी कहानी लिखते हैं प्रेमचंद, उस दौर में लेकर के आते हैं। और जिस तरह उन्होंने जाति व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि प्रेमचंद ने कि जाति व्यवस्था को समूल नष्ट किए बिना भारत की उन्नति नहीं हो सकती, भारतीय समाज का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार इधर वो कहते हैं कि जब तक जमींदारी व्यवस्था का समूल नाश नहीं होगा तब तक किसान मुक्त नहीं होंगे, किसान खुशहाल नहीं होंगे। प्रेमचंद पहले लेखक हैं जो प्रश्न खड़ा करते हैं कि सरकार और किसान के बीच में यह जो जमींदार वर्ग है, यह जो दलाल वर्ग है, यह कहां से आ गया है, ये कहां से आ गया है। यही शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रेमचंद। उस दौर में जब चारों तरफ जमींदारी थी, चारों तरफ उन्हीं का जयकारा था, अंग्रेजों से, अंग्रेज शासकों से उनके गहरे रिश्ते थे जमींदारों के, इसलिए अपनी कहानियों और उपन्यासों में प्रेमचंद इनको छोड़ नहीं देते। वे गोदान में राय साहब के बारे में बात करते हुए बहुत साफ है कि राय साहब एक तरफ
कांग्रेस को भी चंदा देते हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज अफसरों को डलिया भी पहुंचाते हैं, उपहार पहुंचाते हैं। यानी कि ये रहें तो भी हमारा मामला रहे और कल को सरकार ये बदल जाए, भारत आजाद हो जाए तो कांग्रेस वाले भी हमें महत्व दें। और यह मित्रों नहीं भूलना चाहिए कि स्वाधीन भारत में प्रेमचंद के जो अंदेशे थे, प्रेमचंद को जो संदेह था, वो सही साबित हुआ। विधानसभाओं और लोकसभाओं में बड़ी संख्या में सामंत और रजवाड़े भर गए थे। ये तो बाद के दिनों में तमाम वंचित वर्गों के लोग आगे आए हैं और धीरे धीरे चीजें बदली हैं। तो प्रेमचंद को इसका संदेह था। देवी दिन खट्टिक यही प्रश्न कर रहे थे। तो किसानों के संदर्भ में प्रेमचंद कहते हैं कि जमींदार वर्ग की जरूरत नहीं है, और यह अच्छा हुआ कि आजादी के कुछ दिनों बाद ही सही जमींदारी उन्मूलन हुआ और धीरे धीरे चीजें ठीक हुई। अभी भी किसान बहुत कुछ किसानों के लिए किया जाना जरूरी है। सरकारों ने भी बहुत सारा बदलाव किया है, बहुत सारा किसानों के पक्ष में आया है। तो ये एक चीज है। तो ये लगातार देख रहे थे। प्रेमचंद पहले लेखक हैं जो ये देख पा रहे थे, इस विडंबना को देख पा रहे थे कि किसान मजदूर होने के लिए विवश है। पूस की रात की कहानी को अंत में तय करता है ना कि चलो अब मजदूरी कर लेंगे तो कोई तनाव नहीं रहेगा, दिन भर करेंगे और शाम को सो जाएंगे। यह जो पूंजीवाद के कारण चीजें जो बदल रही थी, प्रेमचंद इसको रेखांकित कर रहे थे। किसान का मजदूर होना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मजदूर का अपना महत्व है, लेकिन किसान का अपना महत्व है। और किसान जब मजदूर बनता है तो वह यह जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पूंजीवादी दुष्चक्र है उसके कारण बनता है। तब सामंती और पूंजीवादी दुष्चक्र के कारण बन रहा था प्रेमचंद के समय में, अब पूंजीवादी दुष्चक्र के कारण बनता है। तो प्रेमचंद इसे अपने समय में रेखांकित कर रहे थे। गोबर, जब होरी का गोबर शहर की तरफ जाता है तो ये प्रेमचंद दिखाने लगे हैं कि अब जो नई पीढ़ी आएगी वो नहीं रहेगी सिर्फ इस कृषि पर, और वो राय साहब की गुलामी में नहीं रहना चाहेगी, भले ही बाहर जाकर मजदूरी कर लेगी और जी लेगी। उसकी रात का संदर्भ आया। उस समय एक बिल आया था, रामकृपाल सिंह ने बिल प्रस्तुत किया था प्रेमचंद के समय में, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। प्रेमचंद ने किसानों के संदर्भ में उस बिल का समर्थन करते हुए उनकी 5 बातों का समर्थन किया था, खास करके जिसमें किसानों के हित से जुड़ी बातें थी। वो सब लेकर के प्रेमचंद वहां आते हैं। कई चीजें थी, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें उसमें प्रेमचंद कह रहे थे। हम लोगों का समय मेरे ख्याल से पूरा हो रहा है और कुछ चीजें और भी हैं। जो 5 बातें प्रेमचंद कह रहे थे रामकृपाल सिंह के बिल के संदर्भ में, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आपके वहां रिकॉर्डेड है। कि उचित मात्रा में लगान घटा दिया जाए, लगान माफी या किस्त बंदी का तरीका चलाया जाए, भूमि कर जमींदार की वास्तविक वसूली के हिसाब से लगाया जाए, न कि उसकी वसूली की संभावना पर। हालांकि प्रेमचंद ने एक अन्य जगह पर इस पूरी तरह, मैंने कहा ना कि जमींदार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन वो जानते थे कि सरकार इतनी जल्दी तो जमींदारी खत्म करने वाली नहीं है। इसलिए रामकृपाल सिंह के बिल का समर्थन करते हुए वो कहते हैं, नहर का रेट इतना घटा दिया जाए कि सबके लिए आबपाशी सस्ती पड़े, यानी पानी, आबपाशी माने जो पानी नहर के माध्यम से आता है खेतों के लिए, कि वो सबके लिए सस्ता हो जाए, आजकल की तरह केवल अमीरों के काम लायक ही न हो। तीसरी बात वो कहते हैं कि जमींदारों को उनकी जिम्मेदारी सिखलानी चाहिए तथा जायज वसूली से अधिक वसूली करने की आज्ञा उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। सरकार के लिए है ये। किसानों का मौजूदा कर्जा जहां तक हो काट दिया जाए और कानून बनाकर सूद की दर तय कर दी जाए। साहूकारों को बही खाता रखने के लिए बाध्य किया जाए तथा उन्हें केवल किसान को खरीद लेने के लिए रुपया देने से रोका जाए। 5वीं बात जो रामकृपाल सिंह के बिल की है, सरकारी अफसरों को किसानों से नाजायज वसूली से रोका जाए, बड़े सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कमी की जाए और उससे रुपया बचाकर बहुत ही कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाए। ये औपनिवेशिक काल की जो विडंबनाएं थी उस ओर प्रेमचंद सोचते हैं। आज
कल जो तमाम वेतन आयोग हैं उनके अनुसार वेतन आयोगों का मामला तो अलग हो चुका, लेकिन किसानों से संबंधित जो बातचीत प्रेमचंद कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार प्रेमचंद ने किसानों से संबंधित उस दौर की अगर उनकी टिप्पणियों को आप पढ़ेंगे, उनके लेखों को आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि प्रेमचंद का कंसर्न कितना बड़ा था। वो सिर्फ हमको और आपको भावुक बनाने के लिए या अपने समय के पाठकों को भावुक बनाने के लिए किसानों और दलितों की बात नहीं कर रहे थे, स्त्रियों की बात नहीं कर रहे थे। वो वास्तव में बदलाव चाहते थे। वो सिर्फ कोई हंगामा खड़ा करके चीजों को मतलब अपनी ओर निगाह नहीं चाहते थे। और यह कारण नहीं है कि प्रेमचंद अपने समय के अद्भुत लोकप्रिय कथाकार थे। उस दौर में भी प्रेमचंद की लोकप्रियता चरम पर थी। और प्रेमचंद के जाने के इतने वर्षों बाद, लगभग 80 वर्ष से ज्यादा का समय होने को 80 वर्ष का समय होने को आया, आज भी प्रेमचंद उसी तरह लोकप्रिय है। पुस्तक मेलों में यदि आप जाइए तो आपको सामान्य लोग जो पुस्तक मेले में आए हुए होंगे, हमारी और आपकी तरह विश्वविद्यालयी जीवन से अलग लोग जो होंगे, उन पर निगाह रखिए, वो लोग सबसे पहले प्रेमचंद का साहित्य मांगते हैं। यह कारण तो नहीं कि कॉपीराइट फ्री होने के बाद हिंदी का शायद ही कोई प्रकाशक होगा जिसने प्रेमचंद को न छाप लिया और उससे उनका खर्चा निकल जाता है। यानी कि प्रेमचंद हिंदी पढ़ने वालों की आत्मा के सहचर बने हुए हैं। आज भी उनकी दृष्टि बने हुए हैं। आज भी लोग प्रेमचंद की ओर जाना चाहते हैं और प्रेमचंद के साहित्य से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, अपने मन को बदलना चाहते हैं, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी हिंदी के नाम पर, बहुत सारे जो अंग्रेजी दां लोग हैं, जो हिंदी साहित्य से बहुत कम परिचित हैं, उनसे भी कभी बात कीजिए तो वो प्रेमचंद का ही जिक्र करते हैं। उनको पढ़ा है उन्होंने। अब प्रेमचंद का साहित्य बहुत सारी भाषाओं में अनुदित है, उपलब्ध है। उनके अपने समय में ही भारत की तमाम भाषाओं में वो अनुदित हो रहा था, होने लगा था। तो ये सब इसीलिए संभव हुआ कि प्रेमचंद अपने समय के साथ साथ आने वाले समय की आहट को भी पहचान रहे थे। और जो एक बहुत अच्छी बात है कि जो साहित्य अपने समय में कालजीवी होता है और उसमें यह संभावना होती है कि वह आने वाले समय की भी परख कर सके, तो वही कालजयी होता है। कुछ साहित्य सिर्फ कालजीवी होकर रह जाते हैं, यानी अपने समय में प्रासंगिक होकर रह जाते हैं। कुछ साहित्य उस कोटि में साहित्यिक कृतियां आती हैं जो अपने समय में भी कालजीवी होती हैं, अपने समय में भी जीवित रहती हैं और आने वाले समयों में भी जीवित रहती हैं, यानी कालजयी होती हैं। तो प्रेमचंद इसी कोटि के हैं, जो कालजीवी भी थे और कालजयी भी हैं। आज भी उनकी किसान जीवन से जुड़ी कहानियां या उपन्यास पढ़िए, दलित जीवन से संबंधित कहानियां पढ़िए या उपन्यासों में उससे संबंधित जो प्रसंग हैं उनको पढ़िए, स्त्री जीवन से संबंधित कहानियां पढ़िए या उपन्यासों में आए प्रसंग पढ़िए। सब कुछ हमें बहुत प्रभावित करता है। हम सिर्फ एक किताब की तरह, एक किस्सा कहानी की तरह उसे पढ़कर मुक्त नहीं हो जाते हैं। यही उपलब्धि है। बहुत सारे संदर्भ हैं किसान जीवन को लेकर के, प्रेमचंद के वहां बहुत सारे संदर्भ आज हम लोगों के पास ये नहीं है। कर्मभूमि में लगान बंदी को लेकर के प्रसंग आता है और याद करना चाहिए कि 1929 के आसपास जब ये बात आती है तो विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट था उस दौर का, प्रेमचंद उसको भी निगाह में रखे हुए थे। उसको प्रेमचंद भूल नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसको भूल जाएं। तमाम जगह शक्कर सम्मेलन जैसे एक लेख लिखा है उन्होंने, उसमें किसानों की जो समस्या है तमाम लेकर के, खास करके गन्ना किसानों की समस्या को लेकर के उस पर उन्होंने काफी विचार किया है। गोदान के एकदम आरंभिक पृष्ठों पर ही भोला और होरी की मुलाकात होती है। तो भोला जो है वो होरी से कहता है कि हम में एकता नहीं है, यानी किसानों में एकता नहीं है और एकता न होने के कारण हमारा शोषण हो जाता है। उसके कहने का जो आशय है वो ये है कि हमारा शोषण हो जाता है, ये चीजें निकल आती हैं। तो इन सब चीजों को रेखांकित करते हैं प्रेमचंद।
मित्रों, बहुत सारी बातें हैं। कभी हम लोग पढ़ेंगे इन चीज़ों को और विचार करेंगे इन बिंदुओं पर। मैं आप सबसे कहूँगा कि प्रेमचंद के किसान जीवन को अगर समझना है तो एक बार प्रेमाश्रम जरूर पढ़िएगा आप लोग। उससे फिर गोदान पढ़िएगा। इन दो कृतियों को जरूर पढ़िए। और दलित संदर्भ के लिए जो कहानियां मैंने बताई हैं उन कहानियों को पढ़िए, गोदान को पढ़िए, रंगभूमि को पढ़िए, गबन को पढ़िए। इन सब ये उपन्यासों के माध्यम से आप प्रेमचंद की वही मैं शब्द फिर कहूंगा कि उनकी समाज दृष्टि को भी समझेंगे, उनकी राजनीतिक दृष्टि को भी समझेंगे, उनकी सांस्कृतिक दृष्टि को भी समझेंगे और उनकी विश्व दृष्टि को भी समझेंगे। प्रेमचंद एक साथ स्थानीय भी थे और वैश्विक भी, इसलिए आज भी वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रासंगिक हैं। लगता है जैसे यह साहित्य भी हाल ही फिलहाल में लिखा गया होगा। उसके कुछ संदर्भों को हटा दीजिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन तिवारी का, जिनके कारण मैं आज आप सबसे जुड़ पाया, आपके पूरे हिंदी विभाग का, जिसके कारण ये चीज़ें संभव हो पाई।